हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जो अपना चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और आज के इस पार्ट में हम बेरोजगारी, है ना, जो अपना जो पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, उसका दूसरा पार्ट है ना। वैसे तो दूसरा पार्ट कहेंगे अपन, लेकिन ये तीसरा पार्ट है ना। अपने तीन है: मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी। ये देखिए, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी, ये तीन है। मूल्य वृद्धि हटा दिया गया है, जैसा कि आपको पता है 2021 की परीक्षा के लिए मूल्य वृद्धि जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में हटा दिया गया है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। गरीबी अपना कंप्लीट हो ही चुका है, आज की वीडियो के बाद अपना गरीबी कंप्लीट हो जाएगा। और गरीबी को अपन ने नहीं देखा है, यदि गरीबी को अपन ने नहीं समझा है, तो अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप जाकर आपकी सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप गरीबी का अध्ययन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो से हम बेरोजगारी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद अपना बेरोजगार भी कंप्लीट, और उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं बेरोजगारी टॉपिक पे, ठीक है ना। तो उससे पहले बेरोजगारी टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको गरीबी के जो थोड़े बचे हुए थे टॉपिक, उसको कंप्लीट करवाएंगे, फिर अपन बेरोजगारी पर चलेंगे। तो देखते हैं स्क्रीन पर। गरीबी निर्धनता चल रहा था अपना, इसमें गरीबी का अर्थ समझ लिया था अपन ने, गरीबी के प्रकार समझ लिए थे, भारत में गरीबी के माप समझ लिए थे, गरीबी के कारण समझ लेते, गरीबी के कारण कौन कौन से, किस कारण से गरीबी होती है, ये समझ लेते। गरीबी निवारण के उपाय देखेंगे आज। 2.5 गरीबी निवारण के उपाय और 2.6 गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय, है ना। वैसे गरीबी निवारण के उपाय अपन ने पिछले वाले वीडियो में देख रखे हैं। आज अपन गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय, वो जो उपाय मैंने बताए थे आपको, ये उपाय हैं गरीबी निवारण के, उसमें से हमारी जो भारत सरकार है, उसने कौन कौन से उपाय इम्प्लीमेंट किए हैं, किन किन उपायों को लगाया है, कहाँ पर, अपने भारत देश में उनको उपयोग किया है ना। उन उपायों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बेरोजगारी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय, ये समझेंगे आज। 2.6 अपना टॉपिक है, ठीक है। तो यह है 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे, है ना। क्या लिख रखा है? 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण, निवारण का अर्थ क्या होता है सर? निवारण का अर्थ होता है अपने रोकना। क्या होता है? रोकना, रोकना या दूर करना। अपन गरीबी निवारण को क्या कहते हैं? रोकना या दूर। निवारण मतलब होता है रोकना उसको या दूर करना। तो लिख रखा है 1970 के दशक से पहले सरकार द्वारा गरीबी निवारण यानी गरीबी को रोकने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे। सार्थक मतलब होता है उद्देश्य वाला, ठीक है ना। जो उद्देश्य होता है ना, वैसा कोई कार्य नहीं किया गया था। मतलब सार्थक या अर्थ वाला कोई काम नहीं किया गया था। मतलब ऐसे ही चल रहे थे, गरीबी का निवारण कर रहे हैं। लेकिन एक सार्थक होता है ना, एक उद्देश्य पूर्ण, कि एक उद्देश्य बनाकर आप कोई कार्य करते हैं, तो वो नहीं हो रहा था, ठीक है ना। उद्देश्य वाला प्रयास नहीं किया गया था, सार्थक प्रयास नहीं किया गया था, या अर्थ वाला प्रयास नहीं किया गया था। ऐसे बहुत से अपन कह सकते हैं। आगे वाली लाइन कहती है, सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ स्वतः ही हो जाएगा। इस लाइन को भी बढ़िया लाइन है, इसको भी समझेंगे। लिख रखा है, सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति, आर्थिक यानी तो पैसे होते हैं, समझते हैं हम। प्रगति का अर्थ क्या होता है? प्रगति मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, है ना। प्रगति का मतलब क्या होता है? आगे की ओर बढ़ना। इसका मतलब प्रगति का मतलब आगे की ओर बढ़ना। मतलब आर्थिक जो है, आर्थिक धन को यदि हम आगे बढ़ा देंगे, लिख रखा है सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ साथ स्वतः ही हो जाएगा।
यानी कि जैसे जैसे हम आर्थिक स्थितियों को सुधारेंगे तो है ना आर्थिक स्थितियां सुधरती जाएंगी, और क्या होता जाएगा, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उन तक आर्थिक जो लाभ है वो पहुंचते जाएंगे, और वो अपने आप ही गरीबी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ऐसा। देखिए अगली वाली लाइन बोल रही है, बाद में ये स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर भारत की वह विकास दर क्या होता है, वो वह दर जो कि किसी राष्ट्र को बताती है कि राष्ट्र विकासशील है, विकसित है, ये अविकसित है ना। यानी विकास की तो दर है, यानी विकास जो हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, 1% से हो रहा है, 2% से हो रहा है, 3% से हो रहा है, 4, 5, 10, 15 इस परसेंट से हो रहा है। ठीक है, ये होता है विकास दर का अर्थ। तो यहाँ पर लिख रखा है, बाद में यह स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत धीमी है, यानी बहुत कम है, तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पाए। यानी आर्थिक विकास जो दर थी, अभी हमने सरकार ने क्या बोला था, सरकार ने यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन में क्या बोला था, सरकार का क्या विश्वास था, सरकार का विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भारत की विकास दर ही बहुत धीमी है, तो इसे तो समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तब तो बहुत सारी जनसंख्या गरीबी से क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। तो हमें कुछ और उपाय देखना पड़ेगा इसका, ये वाला उपाय सही नहीं था। तो दूसरा उपाय सरकार ने क्या सोचा, देखिए, अपेक्षित मात्रा। अपेक्षित का अर्थ क्या होता है, अपेक्षित का मतलब होता है जिसकी चाह या आशा हो, है ना, जिसकी चाह या आशा हो, अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पाए, जैसा सरकार चाहती थी उस मात्रा में नहीं पहुंच पाए गरीबों तक लाभ। तो अब क्या करें, सरकार के समक्ष एक बड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई थी, आ खड़ी हुई थी। तो अब देखिए 1970 के पश्चात, यानी 1970 के पश्चात गरीबी निवारण हेतु भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई गई। पूछा जा सकता है कि भारत में इस वर्ष के पश्चात गरीबी निवारण हेतु बहुआयामी नीति अपनाई गई थी, तो हम बोलेंगे 1970। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें एक बड़ा उत्तर लिखने में बहुत सहायता करते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना अति उत्तम है। क्लियर है? तो लिख रखा है बहुआयामी। बहुआयामी का अर्थ क्या होता है, बहुआयामी का अर्थ होता है बहु यानी बहुत सारे, आयामी यानी क्षेत्र, क्षेत्र यानी मजदूरी का क्षेत्र हो गया, है ना, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र कहलाते हैं अपने। तो अलग अलग क्षेत्रों में नीतियां बनाई गई, रूल्स बनाए गए, रूल एंड रेगुलेशंस को डाला गया, उनको अप्लाई करने के लिए बोला गया कि आप इनको अप्लाई करो, तब आपकी जाकर गरीबी निवारण हो पाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं आगे वाला पैराग्राफ। आगे वाला पैराग्राफ कहता है कि भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई गई, ठीक है ना, अपनाई गई। मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए। मतलब इसके तहत बहुआयामी में एक क्षेत्र पकड़ा, कौन सा, मजदूरी। मजदूरी में रोजगार बढ़ाए गए, है ना, उसमें नीति नियम बनाए गए, एवं स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार खोलो आप, है ना। देखिए मैं आपको यदि समझाऊं तो भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, है ना। सोने की चिड़िया के नाम से बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का अर्थ होता था कि भारत में हर एक प्रकार की प्रॉस्पेरिटी पाई जाती थी, यानी बहुलता पाई जाती थी, बहुत सारी चीजें पाई जाती थी, है ना। भारत में कच्चा माल बहुत ज्यादा था, कच्चा माल बहुत ज्यादा था, पहली प्रायोरिटी। दूसरा प्रायोरिटी थी कि भारत में जो हर एक व्यक्ति था वो उसका खुद का रोजगार चलाता था, चाहे वो एक कपड़ा ही क्यों नहीं बुन रहा हो, लेकिन वो अपना खुद का रोजगार चलाता था। और भारत में बहुत सारी गायें पाई जाती थी, तो पशुपालन का भी बहुत ज्यादा वो था कि गाय थी, गाय दूध देती है, तो दूध से दूध तो आता ही है, उससे और भी बहुत सारी चीजें बनती है, पनीर बनता है, तो इसका व्यापार चलता था। तो भारत अपने आप में ही बहुत बड़ा क्या था, एक बहुत बड़ा देश बन चुका था। उसमें सोने की चिड़िया कहा गया, उसको इस नाम से प्रभावित करा गया, क्योंकि सोने की चिड़िया का मतलब है कि वहां पर बहुत सारी जो व्यापार, जो आर्थिक विकास था वो बहुत ज्यादा तेजी से चलता था,
क्योंकि सब लोग अपना खुद का रोजगार था, किसी के पास जाना नहीं पड़ता था इस कारण। तो यहाँ पर भी जो सरकार थी उन्होंने ये समझ लिया कि भारत को यदि पहले जैसा बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को प्रेरित करना पड़ेगा कि उसका खुद का रोजगार खोले वो, ठीक है ना। अब इसको स्वरोजगार की बात को मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में यानी 2.4 के अंदर शायद तक मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि स्वरोजगार भारत में अब क्यों नहीं खोले जा सकते, है ना। यानी क्यों डरते हैं लोग स्वराज को, क्योंकि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रखे। यदि अपना बिजनेस तभी खोलेगा इंसान जब उसको विश्वास होगा कि मैं इसमें 100% सक्सेस होऊंगा। अगर उसको विश्वास ही नहीं है कि मैं 100% सक्सेस होऊंगा और वो शिक्षित ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आज लोग स्वरोजगार में पूंजी का नियोजन यानी निवेश करने के लिए बहुत डरते हैं, है ना। तो इसके लिए लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। तो वहां पर मैंने एक शब्द प्रयोग में लिया था, यदि वो आपको याद होगा तो स्वरोजगार परक एक शब्द था, बहुत बढ़िया शब्द था, स्वरोजगार परक। स्वरोजगार परक का मतलब क्या होता है, स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार, परक यानी शिक्षा देना, खुद अपना बिजनेस कैसे खोलें उस चीज की शिक्षा देना। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि 11 से आपकी जो कॉमर्स की वर्ग है, कॉमर्स स्ट्रीम है, उसके अंतर्गत आपको बताया जाता है, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये ना व्यवसाय अध्ययन नामक एक विषय होता है, उसके अंदर आपको सब कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपना क्या खोल सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, और बहुत उससे जुड़ी बहुत सी इकाइयां आपको बताई जाती है। तो इस प्रकार से अपन खोल सकते हैं, और बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उस पर भी आपको बताया जाता है। तो अगली लाइन ये बोलती है कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है ना, तथा रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, है ना। रोजगार प्रदान करके ज्यादा से ज्यादा रोजगार दो, है ना, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दो, जॉब्स दो, तो गरीबी अपने आप ही क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन गरीबी का यदि अपन को जड़ से उखाड़ना है तो क्या करेंगे, ये तो एक ऊपरी परत हो गई, लेकिन अपन को जड़ से उखाड़ना है किसको, गरीबी को, क्या करेंगे। देखो अगली वाली लाइन यही बता रही है, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे, गरीबी रेखा अपने भारत में गरीबी रेखा क्या है, बीपीएल, है ना, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रखा है गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त उपलब्ध करवाने की नीति भी अपनाई। ये अपन इस बात से तो सभी परिचित होंगे, जो बीपीएल लोग हैं, एक बीपीएल गरीबी से जो गरीबी रेखा है उसके नीचे की होती है, उसमें क्या होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं ना, एक क्राइटेरिया होता है कि भाई मैंने आपको ये क्राइटेरिया बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, जो जिसके पास मकान नहीं है या अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की वो नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। जीवन यापन जो गरीबी रेखा के नीचे करता है उनको जो अनाज है ना, वो सस्ता दिया जाता है, जैसे केरोसिन, गेहूं, दाल, शक्कर, ये सारी चीजें बीपीएल वाले जो लोग होते हैं उनको कम मुफ्त में दी जाती है, लिख रखा है हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है ना, ये एक नीति बनाई गई थी। आगे लिख रखा है, यही पॉइंट है जो सरकार ने अपनाए, ध्यान दीजिए, लिख रखा है गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय। तो ये गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय यही है कि बीपीएल जो रेखा है उसके नीचे जितने भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं यानी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, उनको मुफ्त दें, उनको क्या दें, मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ठीक है ये। और ऊपर मैंने कार्यक्रम बताए कि रोजगार प्रदान करके कार्यक्रम चलाए, यही है बिंदु, इन्हीं को याद रखना है अपन को, ठीक है। और आप नोट्स कहेंगे तो इसके नोट्स नहीं बनते, इनको याद रखा जाता है, ये समझने वाली बात है। नोट्स वो होते हैं जो अपन को एक बार में समझ में आए, और यदि हम उसका रिवीजन ना करें तो हमारे को नोट्स की आवश्यकता पड़ती है ना, इसमें कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाँ ये हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। आगे लिख रखा है, सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत यानी नीतिगत का अर्थ होता है नीति के अनुसार, है ना, उपयोगों से गरीबी में कमी तो आई, लेकिन गरीबी में यह कमी संतोषजनक नहीं थी, लेकिन गरीबी में यह कमी संतोषजनक नहीं थी। क्लियर है। अब मैं एक वर्ड का मतलब आपको बताना भूल गया, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है उन्मूलन,
उन्मूलन का अर्थ होता है यहाँ पर जड़ से उखाड़ना, गरीबी को जड़ से उखाड़ना, है ना, रूट जो होती है ना उसको उखाड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है गरीबी टॉपिक, पूरा कंप्लीट अपन ने कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको विषय वस्तु दिखाना चाहूंगा कि अभी अपन ने क्या क्या कर लिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी मूल्यवर्दी कंप्लीट है। ठीक है, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये हटा दिया गया, लेकिन अपने जो आगे आगे भी 2022 भी आएगा उसके लिए तो अपना मूल्यवर्दी तैयार है। तो मूल्यवर्दी तैयार है अपना, गरीबी अपन ने कर ही लिया आज के टॉपिक के बाद, और अब आएगी बेरोजगारी की बारी। ठीक है, बेरोजगारी की बारी आएगी, अपन अब आज से स्टार्ट करेंगे बेरोजगारी। तो स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं, थोड़ा मूल्य भूमिका भी पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है वो सब एक बार देख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेरोजगारी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे अपन कहते हैं, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक हैं, किनको पढ़कर अपन अपनी परीक्षा में 100 में 100 ला सकते हैं, तो वो देखते हैं। बेरोजगारी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, बेरोजगारी के प्रकार 3.1 टॉपिक है, थंबनेल के अंदर 3.1, 3.2, 3.3 इस प्रकार से आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको थंबनेल से आपको परिचित हो जाएंगे। तो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण की बेरोजगारी किस कारण से होती है, बेरोजगारी निवारण के उपाय, जिस प्रकार से अपन ने गरीबी निवारण के उपाय देखे उसी प्रकार बेरोजगारी निवारण के उपाय भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में सर हम पढ़ेंगे क्या, आज के इस टॉपिक में हम सर पढ़ेंगे क्या, तो आज के इस टॉपिक में हम बेरोजगारी की थोड़ी भूमिका लेंगे कि बेरोजगारी क्या है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे बेरोजगारी के थोड़े प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और इसके नोट्स, सबसे मुख्य बात, इसके नोट्स मैं आपको सबसे लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि बेरोजगारी जो है इसमें संभवतः एक प्रश्न पूछ लिया जाता है बीच में से, इसलिए मैं इसके नोट्स आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आप पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको जब तक नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स ऐसे हैं क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, बिना बिना वीडियो को देखे अगर आप नोट्स पे चले गए स्किप करके वीडियो को, तो आपको समझ में नहीं आएंगे, पहले ही बता देता हूँ। अब अपन चलते हैं बेरोजगारी को स्टार्ट करते हैं। तो बेरोजगारी के अंतर्गत सबसे पहले अपन बुक में जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे, उसके बाद अपन अपने नोट्स में से देख लेंगे, क्योंकि सामाजिक में अपन को एक एक शब्द की मतलब पता होना चाहिए। तो बेरोजगारी की भूमिका देखते हैं, बेरोजगारी क्या है। कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है ना। एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कार्य के योग्य है, यानी जो वो कार्य कर रहा है, यानी उसको पढ़ाना है तो वो पढ़ाने के योग्य है, वो पढ़ा सकता है और वो उस कार्य के लिए इच्छुक भी है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार का जो चक्रव्यूह है, वो क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। क्लियर है। अब हमारे बोर्ड आरबीएससी जो बोर्ड है उसने एक और परिभाषा दी है, अन्य शब्दों में भी बताया गया है, तो अन्य शब्दों में भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादक की क्रिया में, उत्पादक की क्रिया में यानी उत्पादक की क्रिया में, जैसे टीचिंग है तो टीचिंग में कार्य नहीं कर रहा है, मजदूरी है मजदूरी में कार्य नहीं कर रहा है, डॉक्टरी है डॉक्टरी में कार्य नहीं कर रहा है, तो उत्पादक की जहां पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोसेस में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, यानी उसमें लाभ नहीं पहुंचा रहा है, उसमें कार्यरत नहीं है, यानी उसमें कार्य नहीं कर रहा है, तो वह बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, अब ये जो परिभाषा है ना, ये समझने के लिए है अपने, याद एग्जाम में तो अपन को ये वाली लिखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में लिख लेंगे, अच्छी भी सरल भी है, लेकिन जब आप ये वाली लिखोगे ना तो इंप्रेशन पड़ता है। एक व्यक्ति जो किसी उत्पादक क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है वह बेरोजगार कहलाता है। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा है, इसको समझना है। उत्पादक की क्रिया यानी प्रोडक्टिविटी प्रोसेस जो होता है ना, जिसमें प्रोडक्ट बनता है, उस क्रिया में, जैसे हम एक मकान बना रहे हैं, है ना, मकान बनाने में हमारे को मजदूरों की जरूरत होती है। यहाँ पर मजदूर क्या है, यहाँ पर मजदूर है वो व्यक्ति जो रोजगार के योग्य और इच्छुक है, ठीक है ना, लेकिन एक मजदूर होते हुए भी वो योग्य भी है और वो क्या है, योग्य है वो मकान बनाने में, लेकिन वो उस क्रिया में लाभ नहीं कर रहा। मतलब एक पूरा मजदूर का क्या है, एक ग्रुप है, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोग रोज मतलब उनकी योग्यता भी है, लेकिन वो उन 10 लोगों में से
8 लोग तो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग नहीं कर रहे। तो वो दो लोग हैं, वो लाभकारी स्थिति में कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी वो मजदूरी का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मजदूर हैं। तो ये बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। इस चीज को अपन गहनता से अभी आगे भी समझेंगे जब बेरोजगारी के प्रकार समझेंगे। घबराने की दिक्कत नहीं, ये तो सिर्फ भूमिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। क्लियर है? भारत लिख रखा है, भारत युवाओं का देश है, यानी जवानों का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में, यानी उसके अनुसार, जिस व्यक्ति की जिसमें इच्छा है, जिसकी वो योग्य है, उसमें रोजगार दिया जाए या उसमें नियोजित किया जाए। अब यहाँ पर नियोजित का मतलब क्या होता है? नियोजित का मतलब होता है काम पर लगाया हुआ, है ना। उसको उस प्रकार का एम्प्लॉय दिया जाए, वो एम्प्लॉयड करे, है ना। नियोजित मतलब होता है एम्प्लॉयड करना। तो यहाँ पे लिख रखा है जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके, है ना, तभी जाकर इसमें बेरोजगारी मिट सकती है। अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं, है ना। ये लाइन क्या कह रही है? अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं। कुछ लोग कृषि में लगे हैं, कुछ व्यवसाय में लगे हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवा में कार्यरत हैं। कुछ लोग ऐसे कार्य में भी। प्रत्येक रोजगार, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है तथा वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान करता है ना। यदि एक व्यक्ति रोजगार कर रहा है तो वो उसके लिए तो ठीक ही है, क्योंकि उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह राष्ट्र के उत्पादन की क्रिया जो है, विकास के लिए भी कार्य करता है। जितने लोग एक राष्ट्र में, जितने लोग रोजगार में परख है, रोजगार में हैं और रोजगार करते हैं, जॉब करते हैं, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जितने लोग करेंगे, उतनी ही राष्ट्र की क्या होगी, राष्ट्र विकसित होगा, है ना। तो ये बताया गया है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता, कुशलता का मीनिंग होता है स्किल, है ना। कुशलता का मतलब क्या होता है? स्किल। तो रोजगार करने, जब वो व्यक्ति रोजगार करेगा तो उसको क्या मिलेगा? धन की प्राप्ति के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस भी होगा। यदि कोई टीचिंग कर रहा है तो उसको उसके साथ धन तो प्राप्त होगा, लेकिन उसको अनुभव भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी होगा। यदि कोई मजदूर के क्षेत्र में काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको पैसे तो मिलेंगे लेकिन उसको अनुभव भी हो जाएगा। तो एक अनुभव होना बहुत बड़ी बात होती है ना। अनुभव से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो ये बोल रहा गया है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है, अब ये तो रोजगार की स्थिति थी। यदि रोजगार व्यक्ति की स्थिति बताई गई कि रोजगार में यदि कोई व्यक्ति संलग्न है, यदि कोई व्यक्ति रोजगार को कर रहा है, तो उसकी स्थिति ये होगी कि क्या होगी कि उसको अनुभव प्राप्त होगा, वो उसको धन की प्राप्ति होगी, वो क्या कर पाएगा? देश को आगे बढ़ा पाएगा, देश को विकसित कर पाएगा। ये है एक रोजगार वाली व्यक्ति, जो एक रोजगार संलग्न व्यक्ति है। लेकिन असंलग्न व्यक्ति, वह व्यक्ति जो रोजगार में नहीं है, बेरोजगार है, उसकी स्थिति बताएंगे अब। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन तथा कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद का सामना भी करता है। साफ साफ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, तो उसको धन नहीं मिलेगा, उसकी कुशलता की हानि होगी, यानी उसमें स्किल की कमी आएगी, और वह मानसिक अवसाद, मानसिक यानी मेंटल डिप्रेशन का सामना भी करता है। अवसाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, है ना। इसको भी टिक करें। सुस्ती या डिप्रेशन, सुस्ती आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है एक बेरोजगार व्यक्ति को। तो आगे वाली लाइन कहती है, बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है ना। बेरोजगारी क्या कर देती है? एक व्यक्ति को अकुशल और असामाजिक बना देती है, यानी जर्जर बना देती है एकदम से। बेरोजगारी मतलब असामाजिक, यानी बिल्कुल समाज से पिछड़ा बना देती है। समाज में लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं,
जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम देते हैं बहुत सारे, और फिर गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी तो प्राइवेट नौकरी, इन सब की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बेरोजगार व्यक्ति समाज की जो क्रिया है, समाज का जो प्रोसेस है, उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मेंटल डिप्रेशन का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ठीक है, आगे लिख रखा है, बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। बेरोजगारी की जो स्थिति है वो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। व्यक्ति एक इकाई होती है, फिर उस व्यक्ति से बनता है समाज, फिर उस समाज से बनता है एक राष्ट्र। तो इस चीज को अपन देखें तो यदि ये देखिए यहाँ पर समझिए, ये क्या है, ये राष्ट्र है ना, ये है समाज, और ये है क्या, व्यक्ति। अब ये वाला हिस्सा खराब है तो अपन आगे कैसे बढ़ पाएंगे, राष्ट्र तक तो अपना राष्ट्र तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कभी कभार अपने राष्ट्र के साथ। ठीक है, आगे बढ़े, लिख रखा है, बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति, बेरोजगारी की दर को समझा जाए। अगर आपको बेरोजगारी को ढंग से समझना है कि सर बेरोजगारी क्या है, मुझे और बताओ थोड़ा, ताकि मैं इसको समझ पाऊं। अभी ये तो ऊपर ऊपर बताया आपने कि बेरोजगार, एक रोजगार संलग्न व्यक्ति और बेरोजगार संलग्न व्यक्ति की क्या स्थिति है, इससे आपने हमारे को उदाहरण करके समझाया है। लेकिन सर मुझे बेरोजगारी को गहनता में समझना है, तो समझाओ। तो हमारी जो आरबीएससी कहती है, हमारी जो आरबीएससी पाठ्य पुस्तक है वो कहती है कि यदि आपको बेरोजगारी को ढंग से समझना है तो आपको 3 बातों को पहले समझना आवश्यक है। कौन कौन सी, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर। इसको आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो आप क्या कर पाएंगे, बेरोजगारी को ढंग से समझ पाएंगे। तो एक बात मैं यहाँ पर रुक के आपको कहना चाहूंगा कि श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर, संभवतः इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के लिए, तो इसको आप टिक मार्क कर लें। ठीक है, इसके मैं नोट्स में आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, पूरा अच्छे तरीके से बता रखा है। अभी समझ लिया तो नोट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो वहां पर आप एक बार सिर्फ इमेज खोलना, और बोर्ड एग्जाम के समय इमेज खोलना, और आपको पता चल जाएगी कि भाई हाँ सर ने क्या बताया था, श्रम शक्ति बेरोजगारी, पढ़ के चले जाओगे, 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, अब देखो श्रम शक्ति क्या है, कार्य शक्ति क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, इसको समझना है अपन को। तो सबसे पहले समझेंगे श्रम शक्ति क्या है, किसे कहते हैं श्रम शक्ति। तो लिख रखा है, श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है, श्रम शक्ति कहलाती है। सर ढंग से समझाओ, गहनता से समझाओ। अब समझाता हूं। श्रम शक्ति का तात्पर्य, श्रम मतलब होता है वर्क, है ना, कार्य करना, कार्य की शक्ति है ना, श्रम मतलब। तो श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए। सर चालू आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, देखिए वह क्रियाएं जो हमारे आर्थिक क्रियाएं, वह आर्थिक क्रियाएं हैं जिसे हम अपने जीवन निर्वाह हेतु करते हैं। जैसे टीचिंग करना, टीचिंग एक आर्थिक क्रिया है, हम टीचिंग कर रहे हैं और उससे हमारे को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टरिंग करना है ना, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, क्लिनिक पर बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम एक आर्थिक जो क्रिया है उसमें संलग्न है, उसमें कार्यरत हैं, और उससे हमारे को पैसा मिल रहा है, तो ये आर्थिक क्रिया है। तो यही है अपनी चालू आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रखा है, श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है, यानी श्रम की आपूर्ति करती है, वो श्रम शक्ति कहलाती है। श्रम यानी मजदूरों की आपूर्ति करती है, यानी कार्य की आपूर्ति करती है। श्रम मतलब मजदूर से भी अपन ले सकते हैं, मजदूर, एक टीचर भी मजदूर होता है, एक डॉक्टर भी मजदूर होता है ना। एक मजदूर तो एक वर्ड है, मजदूर तो एक वर्ड है, लेकिन इसका पूरा जो होल, इसके ऊपर जो वर्ड बैठा है वो है श्रम, है ना। श्रम यानी मेहनत, मेहनत की आपूर्ति करती है। आपूर्ति का मतलब क्या होता है, उसको पूरा करती है। तो अब इसमें श्रम की आपूर्ति करने के लिए आगे लिख रखा है, इसमें रोजगार शुदा तथा बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं। जो श्रम शक्ति है, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को, श्रम शक्ति के अंतर्गत रोजगार शुदा जो है वो भी शामिल होते हैं, और जो बेरोजगार हैं वो भी शामिल होते हैं। यानी श्रम शक्ति की यदि हम गणना करेंगे तो दोनों इसमें होते हैं, रोजगार शुदा यानी रोजगार वाले व्यक्ति भी होते हैं और बेरोजगारी भी होते हैं। ठीक है ना,
श्रम शक्ति के अंदर, यानी श्रम शक्ति के अंतर्गत जो संख्या जनसंख्या है अपनी, है ना, यही तो लिख रखा है। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है, श्रम की आपूर्ति करती है, ठीक है ना। तो श्रम की आपूर्ति रोजगार शुदा भी, जो रोजगार है वो भी, और जो बेरोजगार है वो दोनों इसमें संलग्न होते हैं। लेकिन अब इससे ही एक भिन्न है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति को भी समझते हैं। देखो, कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में प्रचलित है ना, रोजगार में प्रचलित है। यानी अब श्रम शक्ति थी, श्रम शक्ति में रोजगार और बेरोजगार दोनों थे, लेकिन कार्य शक्ति जो है, लेकिन जो कार्य शक्ति है उसके अंदर श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार है, यानी यहाँ पर फिल्टर हो गया, परिमार्जित कर दिया गया। इसको परिमार्जित किस प्रकार से कर दिया गया, श्रम शक्ति में दोनों थे, रोजगार भी थे और बेरोजगारी भी थे, लेकिन कार्य शक्ति में रोजगारों को ही रखा, यानी जो कार्य कर रहे हैं, है ना। मैंने अभी जैसे एक उदाहरण दिया था आपको पहले, अभी स्टार्टिंग लेक्चर में आपको उदाहरण दिया था कि 10 मजदूर हैं, 10 में से 8 तो काम कर रहे हैं, 10 के 10 श्रम शक्ति में है। हम अब मैं बोलूं कि ना एक मकान है, उसको बनाने के लिए 10 मजदूरों की आवश्यकता है, तो मुझे 10 श्रम शक्ति चाहिए, है ना। श्रम शक्ति मेरी कितनी है, 10 मजदूरों की, है ना। समझ रहे हो क्या बात को, श्रम शक्ति कितनी है, 10 मजदूरों की है, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें ईमानदारी से जो जो अपना काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कार्य शक्ति के अंतर्गत आएंगे, यानी जो रोजगार को कर रहे हैं, है ना। मतलब मैंने बोला था 8 लोग तो अपना काम कर रहे हैं और 2 लोग आलसी हैं, दारू पी के पड़े हुए हैं वहां पर पीछे और सो रहे हैं, तो ये 2 लोग जो है ना वो श्रम शक्ति में तो है, लेकिन कार्य शक्ति में इनकी गणना नहीं होगी, ये संशोधित कर लेते हैं यहाँ पर, और इसकी जो गणना होती है ना, अब यहाँ पर मैं तो एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ मजदूरों का, लेकिन जो हमारे NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिवक्ष जो सर्वेक्षण संगठन होता है, उसके द्वारा पूरे राष्ट्र के जितने भी ऐसे लोग हैं, पूरे संगठन हैं जहां पर लोग, उनके नाम के आगे तो है कि भाई वो रोजगार करते हैं, वो श्रम शक्ति में संलग्न है, लेकिन वास्तव में वो कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ढूंढती है कौन, NSSO जो हमारी संस्था है, वो ढूंढती संगठन जो है, ये गणना करता है इसकी। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको अच्छी तरीके से, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, श्रम शक्ति से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में भाग लेती है, जो चालू आर्थिक क्रियाओं में श्रम की आपूर्ति करती है ना, वो, ठीक है। और इसमें दोनों प्रकार के रोजगार और बेरोजगार दोनों के दोनों जनसंख्या शामिल होती है, ठीक है सर। कार्य शक्ति भी समझ में आ गई, कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में आता है, ये भी समझ में आ गया सर। अब समझना है सर बेरोजगारी की दर, ठीक है। उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर वह बेरोजगार कहलाता है। ये समझ में आ गई, ये बेरोजगारी का तीसरी परिभाषा आ गई कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। चलो, बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है। क्लियर है, बेरोजगारी दर किसे कहते हैं, बेरोजगारी दर, दर मैंने अभी आपको विकास दर भी समझाया था। विकास दर क्या होती है कि विकास किस दर से हो रहा है, 1% से हो रहा है, 2% से हो रहा है, 3% से हो रहा है, ये कौन से परसेंट से हो रहा है। इसी प्रकार बेरोजगारी दर होती है कि बेरोजगारी दर क्या है, कैसे निकालेंगे हम कि कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं भारत में, कैसे निकालेंगे सर। सर हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे पास श्रम शक्ति की जनसंख्या ले लो, है ना, श्रम शक्ति की संख्या ले लो और बेरोजगारी की संख्या ले लो कि बेरोजगार कितने हैं, फिर हम उसकी दर निकालेंगे कि इतने % लोग हैं बेरोजगार, ठीक है ना, इतने % लोग हैं बेरोजगार। तो यहाँ पे लिख रखा है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात, यानी बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार संख्या, बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम शक्ति जनसंख्या, ये होता है बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र। क्लियर है, ठीक है सर। बेरोजगारी की दर की परिभाषा आपने नहीं बताई ढंग से, क्योंकि जैसे हमने कार्य शक्ति श्रम शक्ति को समझाया आपने, वो समझ में आ गया, लेकिन बेरोजगारी दर को थोड़ा और समझाओ। तो इसके लिए हमारी जो RBSC है उसने एक नोट आपको आपकी पुस्तक में लिख रखा है, वो क्या नोट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। यहाँ पर जो हमारी
कौन है आरबीआई, उसने क्या लिख रखा है, बेरोजगारी दर के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोण क्रमशः सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति में लगाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अभी आपको बेरोजगारी दर समझ में नहीं आएगी, इसको सिर्फ याद करना है। बेरोजगारी दर तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन बेरोजगारी दर किसके आधार पर निकाली जाती है, 3 आधार पर निकाली जाती है बेरोजगारी दर, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति और चालू दैनिक स्थिति पर। इन तीनों स्थितियों पर निकाली जाती है बेरोजगारी की दर, ठीक है ना। अभी जो अपन ये वाला जो आगे ये वाला जो है इसको भी पढ़ेंगे, तब इसके अंदर है ना सामान्य स्थिति के आधार पर अपन को आंकड़े दे रखे। एनएसएसओ जो है संगठन, उसने सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर है ना जो, उसका परिकलन किया है, ठीक है ना। तो अभी अपन उसका देखेंगे। लेकिन यदि आपको सामान्य स्थिति बेरोजगारी को कैसे आकलन किया जाता है, बेरोजगारी को कैसे, बेरोजगारी की जो दर है वो कैसे निकाली जाती है, किस आधार पर निकाली जाती है, उसको जानने के लिए, उस कौतूहल को संतुष्ट करने के लिए आपको उच्चतर कक्षाओं में, यानी कक्षा 10 को पास करके कक्षा 11 में जब आप जाएंगे, तब आपको कॉमर्स विषय यानी वाणिज्यिक विषय का क्षेत्र आपको चुनना पड़ेगा। तो कक्षा 11 में और कक्षा 12 और उससे भी बड़ी जो कक्षाएं हैं, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसकी कौतूहल हो, जिसको कॉमर्स के यानी वाणिज्य के क्षेत्र के प्रति कौतूहल हो, है ना। तो अब देखते हैं, ये तो बात हो गई बेरोजगारी दर। मैंने आपको मोटा मोटा तौर पे आपको बता दिया कि बेरोजगारी दर कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी पता है, जनसंख्या, जो बेरोजगार है उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या बट्टा श्रम शक्ति में जो जनसंख्या है उसकी भाग दे देंगे तो बेरोजगारी दर निकल जाएगी, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं आगे। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने हेतु भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोलता आ रहा हूँ, इतनी देर से बोलता आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ना है। एनएसएसओ ये पूछा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान या बेरोजगारी का दर का अनुमान लगाने हेतु किस संस्था द्वारा लगाए जाते हैं। तो आप बोलोगे एनएसएसओ, और एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या आती है, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, है ना। अब इसमें अलग अलग दौरों का आयोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। आयोजन का अर्थ क्या होता है सर, आयोजन, है ना। आयोजन मतलब होता है प्लानिंग, है ना, प्लानिंग कह लो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों द्वारा क्या करा जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आंकड़े जुटाए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर पता चलता है भाई इतने हैं और इसने में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, ये चीजें होती है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए, यानी बेरोजगारी से रिलेटेड जो आंकड़े डेटा है उसको जुटाने के लिए इस संगठन ने, यानी एनएसएस संगठन ने 2011 से 12 वर्ष में 68वां दौर चलाया था। 68वां दौर चलाया था। इस दौर में क्या पाया गया, इस दौर में पाया गया कि सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी का आकलन हम 3 आधारों पर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति और चालू दैनिक स्थिति, इन तीनों पर करते हैं क्या बेरोजगारी का अनुमान। तो यहाँ पर एनएसएसओ ने किस आधार पर जो डेटा था वो रिवील किया, जो डेटा था हमें बताया, किस आधार पर बताया, लिख रखा है सामान्य स्थिति के आधार पर, है ना। जो जनता की सामान्य स्थिति है, मैं अभी गहनता में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गहनता में जाऊंगा तो आप अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूं सामान्य स्थिति क्या होती है, तो ज्यादा अभी इतनी डीप में नहीं जाना है। आरबीआई ने खुद ने निर्देश कर दिया है कि उच्चतर कक्षाओं में आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आप उच्चतर कक्षाओं में पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन अभी अपन को देखना है आंकड़े किस आधार पर करें, सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या, है ना, प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति कितनी पाई, 395 लोग, तो प्रति हजार जनसंख्या में श्रम शक्ति कितनी पाई, 395, और कार्य शक्ति 386 रही। यानी 395 तो श्रम शक्ति में थे, लेकिन उनमें से कार्य कौन कर रहा था, यानी रोजगार में परक कौन, मतलब रोजगार में जो वो थे संलग्न कौन था, वो थे 386 लोग। यानी कितने लोग यहाँ पर 395 में से 386 घटाओ तो जरा कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके बहुत मतलब 10-15
मेरे हिसाब से, है ना, 11 लोग, ये चीज है। तो 2011 से 12 के 68वें दौरे में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर कितनी पाई गई, तो इसी आधार पर जो बेरोजगारी की दर थी वो भी निकाल ली। वो कितनी पाई गई, 2.3%, यानी 2.3% जो थी वो बेरोजगारी दर थी। कहाँ पर, 2011 से 12 में। ठीक है, ये तो था बेरोजगारी का सामान्य परिचय। ठीक है, अगले वाले वीडियो में अपन बेरोजगारी के प्रकार समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था नोट्स, तो नोट्स की आप चिंता मत करें, अब नोट्स आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट से, फिर अपन वीडियो को खत्म करते हैं। देखो, ये रहे आपके नोट्स, जो भी आपको समझाया बेरोजगारी के संदर्भ में, ये आपके नोट्स हैं, छोटा सा, ये आपको याद करना है। इसमें सारी चीजें आ गई हैं। इसमें क्या क्या आ गया है मैं आपको एक बार संदर्भ कर देता हूँ। बेरोजगारी, जो बेरोजगारी उस क्या, बेरोजगारी क्या है वो आपको परिभाषा यहाँ पर बता दी। ठीक है, बेरोजगारी को समझने के लिए 3 बातों को समझना है, मैंने आपको बताया था, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर, है ना। तो इनकी परिभाषा भी आपको यहाँ दे रखी है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बताया था चालू आर्थिक क्रियाएं, चालू आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो चालू आर्थिक क्रिया की परिभाषा भी दे रखी है ना। और यहाँ पर अपने मजदूर हैं ये, ठीक है, मजदूर भाई, जो मैंने आपको कहा था चालू आर्थिक क्रिया के लिए मजदूर भी संलग्न रहते हैं, तो मैंने वो बताया। फिर बेरोजगारी दर के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बेरोजगारी की जो दर है वो कैसे निकाली जाती है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बट्टा श्रम शक्ति में शामिल जनसंख्या, इस प्रकार से निकाली जाती है। और 2011-12 में तो अपनी जो बेरोजगारी की दर थी वो कितनी थी, 2.3, है ना, 2.3 थी, यहाँ देखेंगे 2.3 थी। ठीक है, और अब कितनी है वर्तमान में, वर्तमान की बेरोजगारी दर लिख रखी है 5.4%, यानी अपनी बेरोजगारी की दर अभी वर्तमान में 5.4% है, एनएसएसओ ने बताया है ना, एनएसएसओ ने बताया है, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष प्रशिक्षण संगठन ने बताया है कि हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो 5.4% है वर्तमान में। ठीक है, तो ये है, घटी नहीं है, बढ़ गई है, और ये समझना है आपको, बेरोजगारी की जो संख्या है और बढ़ गई है 2011 के तुलना में। ठीक है, ये बातें थी आज की इस वीडियो में अपने क्लियर करी। अगले वाले वीडियो में अपन क्या क्लियर करने वाले हैं, सबको पता है बेरोजगारी के प्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हमारे को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपको अधिक से अधिक सपोर्ट कर पाएँ। धन्यवाद एंड गॉड।